हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 4 ऑफ द वीडियो सीरीज़, जिसमें मैंने बताया 2023 का प्रीलिम्स का पेपर मैंने कैसे अटेम्प्ट किया था। उसमें ये मेरा इंट्रोडक्शन है, यू कैन रीड एंड आई हैव बीन इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ अगेन एंड अगेन। तो आप इसको देखिए और उसके बाद मैं फोर्थ जो वीडियो है, फोर्थ पार्ट ऑफ द वीडियो सीरीज़, इसमें मैं जाता हूँ। तो कमिंग टू द मेन पार्ट ऑफ द पेपर, उसमें जो आखिरी के 30 क्वेश्चंस थे, आखिरी के 30 क्वेश्चंस थे, उसमें क्या ऑब्जर्वेशंस मैंने देखी, आप ये देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वही जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर दो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है जिसमें पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट में एक आध करेक्ट होता है और उसमें एक्सप्लेनेशन होती है, 4 स्टेटमेंट होते हैं जिसमें पहला ऑप्शन होता है कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, और दूसरी स्टेटमेंट पहले को सही एक्सप्लेन कर रही है और दूसरे में एक्सप्लेन सही नहीं कर रही है, तीसरे में पहली स्टेटमेंट गलत होती है और चौथे में दूसरी स्टेटमेंट सही होती है। तो मोस्टली मैंने बोला था कि सी या डी में से आंसर है। अब ये हम कुछ क्वेश्चंस में देखेंगे भी है ये चीज़। उसके बाद एक मैंने पेपर में ही अटेम्प्ट करके आपको बताऊंगा मैं कैसे मैंने ओवर थिंक करके सिंपल क्वेश्चंस को गलत किए थे। उसके बाद सम वाली स्टेटमेंट ज़्यादातर सही होती है, आप अभी देखेंगे भी, और नन गलत होता है। दूसरा, कभी कभार रेयर फैक्ट्स है ना, वो टेंड्स टू बी करेक्ट। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया था, इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो अभी हम देखते हैं ये वाला टू द क्वेश्चंस विच आई हैव अटेम्प्टेड। तो लेट्स गो। हाँ, तो ये देखिए, इसमें ये वाला क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट 70 तक मैंने कर लिया है। अगर आपने देखा नहीं हो तो यू कैन वॉच प्रीवियस वीडियोस। और अभी मैं इसलिए भी लाया हूँ ये क्योंकि काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था। मतलब मेरे को लगा नहीं था कि इतने लोग देखेंगे और इतने लोग बोलेंगे कि भाई और वीडियोस लाओ। बट 2024 का भी रिक्वेस्ट आई थी, पर मेरे पास टाइम की क्रंच है, तो मैं शायद 2024 का वीडियो नहीं बना पाऊँगा। बट 2023 से, और एक और बात, 2024 का ना ऑफिशियल कीज़ नहीं आई है यूपीएससी की। तो ऑफिशियल कीज़ नहीं आई है तो मतलब नहीं है कि भाई हमें भी पता नहीं आंसर क्या है। तो प्लीज़ आप इसको देखना, और जब ऑफिशियल कीज़ आएगी तो मैं एक बार डिस्कस कर लूँगा ऑफिशियल कीज़। बाकी इसमें ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब ऐसे पर क्वेश्चन डिस्कस करने में, तो अभी तो मुश्किल है। बाकी आप इससे भी एनालिसिस कर सकते हो। हाँ, देखो ये वाला क्वेश्चन जिसमें बोला था कि ये रेयर फैक्ट्स आर टेंड टू बी करेक्ट। अब देखो ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, 71। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट distributed to their investors is exempted from tax but the dividend यानी प्रॉफिट इज़ टैक्सेबल। अब ये वाली स्टेटमेंट में मुझे लगा कि यार ये तो एग्जेम्प्टेड है लेकिन प्रॉफिट जो है वो टैक्सेबल है। तो मुझे लगा 2 फैक्ट्स हैं, इसलिए मैंने इसको गलत माना था एक्चुअली में, सॉरी इसको सही माना था। मतलब ऑल दो मेरे को लगा था कि भाई ठीक है गलत हो सकता है, बट मैंने इसको सही माना था। ये देखो आप देख सकते हो, पहले मैं रॉन्ग मान रहा था, फिर इसको राइट मान गया था। अब देखो एक और चीज़, अब मैं रेयर फैक्ट्स जो सही होते हैं ना वो बता रहा हूँ कि कभी कभार रेयर फैक्ट्स जो होते हैं ना, आपको कभी सुने ना हो, वो कभी कभार सही हो जाते हैं। तो ये वाला, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आर रिकॉग्नाइज एज बोरोअर्स अंडर द सरफाइजी। अब मुझे ये अजीब सा ही लगा स्टेटमेंट, मतलब सरफाइजी में बोरोअर्स क्यों होंगे, ये रेयर फैक्ट है। अगर आपको ऐसे स्टेटमेंट लगता है ना, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही उसको काट दो जैसे मैंने काटा था, मैंने ऐसे काट दिया था, जबकि ये स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज़ राइट। मतलब मैंने मार्क किया था सी, मैंने सोचा था कि सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। बट इसमें ना यही है कि मतलब ऐसा नहीं होगा कि, मतलब 2 फैक्ट्स इसमें कि ये तो पहला तो इंटरेस्ट इनकम एग्जेम्प्टेड है, दूसरा डिविडेंड इज़ टैक्सेबल। मतलब ये थोड़ा ना 2 फैक्ट हैं, 2 फैक्ट की सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है दोनों फैक्ट्स की, 1/4 होती है। मतलब ऐसे समझो इसको, जैसे अगर 2 फैक्ट को सही होना है तो या तो पहले फैक्ट को भी सही होना है, दूसरे को भी सही होना है। दूसरी प्रोबेबिलिटी, पहला सही है दूसरा गलत है, दूसरे में दूसरा गलत, पहला गलत है दूसरा सही है, चौथी प्रोबेबिलिटी कि दोनों ही गलत हैं। तो अगर देखा जाए ना कि कोई भी 2 फैक्ट वाली स्टेटमेंट की सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो मतलब कभी भी ऐसे 2 फैक्ट्स आए ना कोई भी स्टेटमेंट में, तो अगर आप प्रोबेबिलिटी पे खेल रहे हो, लॉजिकल एलिमिनेशन पे खेल रहे हो, तो उस पर ये समझो कि अगर कोई भी स्टेटमेंट 2 फैक्ट्स हैं तो उसको गलत मानने की कोशिश करो। बाकी ये वाला तो मतलब मेरे को फैक्चुअली पता नहीं था, बट हाँ रेयर फैक्ट्स है तो ये सही है। तो आंसर इसका डी है, यूपीएससी ने डी माना था, मेरा गलत हो गया था। मैं वैसे इसमें देखो आप, मैंने मार्किंग में अगर देखो ना तो BOD माना था मैंने, या तो आंसर बी होगा या फिर डी होगा। मतलब मैंने पहले तो यही ओवर थिंक में गलत कर दिया, पहले मैंने इसको रॉन्ग माना था, इसको राइट मांगा था। पहले देखो ये जो ब्लैक मार्किंग है ना, राइट थी और ये W लिखा था मैंने, और फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ, थोड़ा फिर से सोचा होगा तो मैंने इसको क्रॉस कर दिया, फिर राइट कर दिया, फिर मैंने सी पे शिफ्ट हो गया। तो क्योंकि पहले मैं ना डी मारा था, यहाँ पे भी देखो लिखा है प्रूफ के लिए। पर ठीक है, ऐसे मिस्टेक हो जाती है, थोड़ा ओवर थिंक करते हो। बट अच्छा था क्वेश्चन ये इकोनॉमिक्स का। मतलब आई विल से कि भी इकोनॉमिक्स में अब थोड़ा ना बेसिक ही नहीं आ रहे, तो आप डीप में जा सकते हैं, मतलब एनालिसिस से देख सकते हैं, और बाकी मतलब कुछ फैक्चुअल्स वगैरह देख सकते हैं, कंसेप्चुअल चीज़ें। ये जो
चीज़ें न्यूज़ में ना वो थोड़ा देख सकते हैं। इसके बाद हाँ, तो मतलब इसका ये भी है मतलब कि भाई इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन अब डिफ़िकल्ट हो गए हैं। तो वैसे मेरे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन 2022 में गलत नहीं हुए थे, बट 2023 में गलत हुए हैं। तो ठीक है, 2-3 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इसकी इज्जत करूँगा मैं। और इकोनॉमिक्स में थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसका ये मैसेज है। दूसरे देखिए, इन द पोस्ट पेंडेमिक रिसेंट पास्ट मैनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक्स। ये तो बहुत सिंपल था, पता ही था मेरे को। हाँ, सेंट्रल बैंक्स जनरली अज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस वाया मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स। तो वेरी वेरी मतलब नॉन स्टेटमेंट, और इसको एक्सप्लेन भी करता है। बहुत सिंपल था, मतलब इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये आंसर आएगा और सही था मेरा आंसर। एंड देन ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, मतलब डिफिकल्ट कहूँगा, मतलब समझ में नहीं आया है थोड़ा। कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द वाइड स्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो मैंने पहले तो इसको ऐसा मार्क कर दिया था, मुझे लगा हाँ भाई ये तो सही है। बट कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। अब ये बात सही है कि भाई ये करता है, बट क्या इसकी एक्सप्लेनेशन है? तो मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र करता है, कुछ और करता होगा। तो मैंने इसको सी मार दिया था। यहाँ पर मेरा रूल कह लो या पैटर्न कह लो फेल हो गया। ये बी आंसर सही था इसका, मेरा गलत हो गया था। पर ठीक है, मतलब कुछ तो गलत होंगे। मैं अपने बाइसनेस के चक्कर में कि सी या डी में से मोस्टली आंसर ढूंढता हूँ, तो मैंने ये गलत मार दिया था। बट ठीक है, ऐसा मतलब एक्सेप्टेड होता है। अगर 10 में से 2-3 गलत हो रहे हैं बट 7-8 सही हो रहे हैं तो नेट पॉजिटिव रहेगा। बट हाँ, ये वाला इसको ना मतलब है तो सही है, बट एक्सप्लेनेशन ढंग से नहीं कर रहा, सही है। इसके बाद ये बहुत सिंपल था। आई नो, मतलब जो जिसने भी बेसिक NCERTs पढ़ी है ऑफ इकोनॉमिक्स, दोज हु विड नो कि भाई स्टेलाइजेशन इज़ कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस, NCERT में दिया है। कौन सी क्लास में आई डोंट नो, बट 11th में है शायद। यू कैन सी ओवर NCERT इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसके बाद ये भाई ये वाले क्वेश्चन है ना, इकोनॉमिक्स में अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं अब। बॉन्ड मार्केट, मनी मार्केट, आखिरी के दिनों में ना इसको रिवाइज कर लेना। बॉन्ड मार्केट, मनी मार्केट। देखो अब इसमें आया है कि ये कौन से कैपिटल मार्केट्स हैं। अब कैपिटल मार्केट्स की डेफिनेशन होती है भाई कि वैसे मैंने 2 मारा है, पर मेरे ना मतलब मैंने इसमें क्या हुआ था, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट को सही गलत मान लिया था और स्टॉक मार्केट को सही मान लिया था। सॉरी, मनी मार्केट को माना था सही और स्टॉक मार्केट को सही माना था मैंने। ब्लैक पेन से देखो निशान है, और रेड पेन से बाद में मार्क किया मैंने। तो जब मैंने एनालिसिस कर रहा था तो गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट को मैंने गलत मान लिया था। तो 4 में से 2 सही माने थे, तो आंसर मैंने बी मारा था। किस्मत से मेरा सही हो गया। ऑल्दो रेड पेन वाले सही हैं, मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट और स्टॉक मार्केट आर राइट, और कॉल मनी मार्केट और ट्रेजरी मिल मार्केट आर रॉन्ग। इसमें यह है लॉजिक कि भाई जो 1 साल से ज़्यादा होते हैं 2000 कैपिटल मार्केट, बाकी मनी मार्केट है जो 1 साल से कम होते हैं। 1 ईयर से जो लेस होते हैं दैट 2000 मनी मार्केट। तो आप ये देख सकते हैं। बट ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस भी हो जाते हैं गलत ऐसे ही, तो उसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। मतलब सही हो गया मेरा तो, बट हाँ इसमें मतलब पढ़ के जाना आप, मनी मार्केट एंड बॉन्ड मार्केट रिवाइज़ कर लेना। ये क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। तो मैंने ये इसको काट दिया था, मतलब पढ़ने का मुझे लगा नहीं था। मैनी मार्जिनल फार्मर्स, देखो मुझे ना इसमें डाउट था बी और सी में, क्योंकि देखो मैनी मार्जिनल फार्मर्स और ये कंपनी एक्सचेंज लो, टेक्निकल नॉलेज एंड ये अगर आप रीड करोगे ना इसको तो आपको समझ में आएगा। मतलब हर क्वेश्चन को ना पहले खुद सोचो, जो मैं बता रहा हूँ आपको। 2 मिनट पॉज लो, वीडियो पॉज करो, उसके बाद सोच के फिर आंसर लगाओ, उसके बाद सोचो भाई क्या मानना चाहिए क्या नहीं मानना चाहिए। तो मैंने तो डी ऐसे ही काट दिया था, ये भी ऐसे काट दिया था। इसके बाद क्या हुआ था, मैंने ये सेकंड आइट्रेशन नहीं किया, गोला मारा है। तो ये वाला ना मतलब इनमें से आंसर लग रहा है मेरे को। अभी मैंने देखा कि मैनी मार्जिनल फार्मर्स इन द एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू ग्रुप्स एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सेलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। तो ये चीज़ है, मैनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया टुगेदर मेक ए कॉन्ट्रैक्ट विद द कॉर्पोरेट बॉडी एंड सरेंडर देयर लैंड टू द कॉर्पोरेट बॉडी फॉर ए फिक्स टर्म फॉर विच द कॉर्पोरेट बॉडी मेक्स पेमेंट और एग्रीड अमाउंट टू द फार्मर्स। ये तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात बोल रहा है। अब मुझे लगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो नहीं होगा, तो ये मैंने काट दिया था, ये मैंने मार्क किया था। मेरा आंसर ये था, इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू ग्रुप्स एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सेलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। तो ये मैंने मार्क किया था, और इसका आंसर भी बी ही है, आंसर भी बी है इसका। तो ये मेरा सही हो गया था। मतलब इसमें यही है कि अगर आपने ऐसे वाले स्टेटमेंट में फंस रहे हो ना कि कोई चीज़ को क्या डिस्क्राइब ज़्यादा करता है, तो 2 में ही फंसोगे आप, देखना 2 में एलिमिनेट करके आप फंस जाओगे। अब मतलब एक क्लासिक डिलेमा है स्टूडेंट का प्रीलिम्स में कि भाई जो 2 एलिमिनेट करके जो 2 ऑप्शन बचता है उसमें सही कैसे मारना है। तो भाई यहाँ पे टाइम दे दो, ये 2 में जल्दी मत करना, यहाँ पे आंसर है, बस ये 2 में से तुम्हें सही करना है। अब सोच लो भाई कि आपको कैसे सही करना है। अब तो मैंने फिर इसलिए सोचा था, तो भाई मेरे को सी गलत निकला, बी आंसर आ गया, तो ये मेरा सही था। मतलब इससे यही आप टेक अवे कर सकते हो कि भाई जब आप लॉजिकली 2 एलिमिनेट कर दो ना, और जिसमें बेस्ट डिस्क्राइब वाली चीज़ बोल रहे हो,
तो उसमें टाइम दे के थोड़ा सोच के ना गलत करना, सोचो भाई क्या उसको एसेंस, मतलब अगर आप इसको क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे फिर इसके बाद अगर ये चीज़ पढ़ोगे ये स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट बस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहा है, ये स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड की बात नहीं कर रहा। ये सबसे मतलब सिमिलर स्टेटमेंट है इसकी, सबसे क्लोज आई वुड से, ठीक है। देन हाँ, ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, इसमें एक टेक अवे कहूँगा मैं कि इसमें ना, चलिए पहले पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम एमएसपी फॉर नाइजर सीड्स। दूसरी, नाइजर इज़ कल्टिवेटेड एज अ खरीफ क्रॉप। ये फैक्ट्स लिखा था मैंने, फैक्ट है। तो मैंने याद किया कि सरसों कब होता है, सरसों तो सर्दियों में होता है, रबी क्रॉप है सरसों। तो ये मैंने थोड़ा गलत लॉजिकल थिंकिंग में चले गया था एलिमिनेट करने के चक्कर में। सम ट्राइबल, देख सम वाली चीज़ें मैं सही मानता हूँ। सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज़ नाइजर सीड ऑयल फॉर कुकिंग। ऑब्वियसली एक भी करेगा तो सही है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। बट नाइजर सीड में ना, ये खरीफ क्रॉप है, ये ना एक्चुअली फैक्ट था, मुझे लगा गलत होगा क्योंकि फैक्ट मैं जनरली गलत मानता हूँ। बट ये ना क्वेश्चन एमएसपी क्रॉप्स का है, तो एमएसपी क्रॉप्स को आप रिवाइज़ करके जाना। एमएसपी क्रॉप्स में से यूपीएससी पूछता है क्वेश्चन, एमएसपी क्रॉप्स का सारी चीज़ें। तो आंसर इसका सी है, मेरा गलत हो गया था। देन ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन था। दिस क्वेश्चन वॉज रिलेटेड टू एसेट्स, और इसमें इंटेंजिबल एसेट्स कौन है। तो देखिए, इंटेंजिबल एसेट्स मतलब जो आप छू नहीं सकते, विच यू कैन नॉट टच। तो ब्रांड रिकॉग्निशन ये इंटेंजिबल है, इन्वेंट्री तो टेंजिबल हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी टेंजिबल हो गया। अब मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, अब एक्चुअली में मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स इज़ लाइक भाई मेरे पास कितना एक मतलब डाटा है, तो डाटा इज़, और मुझे लगा कि भाई ये दिस विल बी मतलब कंप्यूटर में स्टोर होगा इसलिए टेंजिबल होगा, बट मेरा थिंकिंग गलत थी। दिस इज़ इंटेंजिबल, ये मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट जो है दिस इज़ इंटेंजिबल, आंसर है इसका सी, ठीक है। तो मेरा गलत हुआ था ये। देन ये वाला क्वेश्चन है, सिंपल था। फॉर हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन द 15th फाइनेंस कमीशन यूज हाउ मैनी ऑफ द अबव एज क्राइटेरिया अदर देन पॉपुलेशन एरिया एंड इनकम डिस्टेंस। इसमें क्या हुआ था कि भाई डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, गवर्नेंस रिफॉर्म्स, स्टेबल गवर्नमेंट एंड टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स। अब एक मेरा ये भी रहता है कि 5 में से 3 मतलब एक थोड़ा 22, बट वो वाली चीज़ नहीं है, इसमें तो सीधा ही नॉलेज वाइज ही हो रहा था, पहले ही क्राइटेरिया मैट हो रहा था इसमें कि नॉलेज से पता ही था मेरे को कि भाई गवर्नेंस रिफॉर्म्स की वजह से नहीं देंगे, स्टेबल गवर्नमेंट का नहीं है, मतलब 15 फाइनेंस कमीशन के क्राइटेरियाज याद थे, तो ये 3 ही थे क्राइटेरिया, तो सिंपल था इसका आंसर, ओनली 3 कर दिया था। अब ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब डिफ़िकल्ट था, मतलब क्योंकि सच बताऊँ तो डिफ़िकल्ट था वहाँ पे। अभी भी अगर मेरे को ये पेपर मिलेगा तो मैं इसको ऑल 4 ही मानूंगा, क्योंकि क्वेश्चन है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में से कौन से सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन इनिशिएटिव फोकस ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट्स। अब भाई इसमें तो सारी चीज़ें ऐसे लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है और सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट है, तो मैं कैसे एक को भी गलत मानूँ। तो मैंने सीधा ही इसको तो मतलब डी माना था, क्योंकि बाहर निकल के बाई चांस मैंने सी मान लिया होता, मतलब पता नहीं मेरे को अगर भगवान ने ऐसा कुछ ज्ञान दिया होता और बाई चांस डी होता तो मैं तो रिग्रेट करता। तो मैं तो ऐसे क्वेश्चंस में मतलब नहीं करता हूँ, मतलब ऐसा कि डी मतलब सी के कैसे मानूँ, क्योंकि सभी सही लग रहा है, थोड़ा बहुत भी सस्टेनेबल हो। बट ठीक है, कांट डू एनीथिंग, इट वॉज इनकरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड। देन 81 देखते हैं। 81 इज़ डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अब। इस क्वेश्चन में इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। अब देखो, यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये सिंपल क्वेश्चन था, मतलब 60% है ही नहीं है फैक्ट, मतलब मेरे को नॉलेज से ही सही था, नॉलेज से ही पता था कि भाई ये एटलीस्ट 60% का कोई है ही नहीं ऐसा क्राइटेरिया, तो सीधा ये गलत हुआ था, आंसर ये गलत किया था, ये आंसर आ गया था। दिस वॉज सिंपल क्वेश्चन। ये मार्सुपिल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, मुझे पता था एक्चुअली, पता नहीं कि कंगारू मार्सुपिल्स होते हैं, एटलीस्ट इतना पता था। तो हाँ, ये चीज़ तो मुझे पता था कि ये आर नॉट पार्टिसिपल, देखो मैंने फर्स्ट साइटेशन में सही किया है। और अब मार्सुपिल्स कैन थ्राइव ओनली वाले देख के ही मैंने ऐसे लिख के गोला मारा था और फिर उसको क्रॉस किया था, इन माउंटेन ग्रासलैंड विद नो प्रेडेटर्स। भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये गलत किया। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट सही, करेक्ट आंसर आ गया। इसके बाद इन्वेजिव स्पीशीज़ स्पेशलिस्ट ग्रुप बोथ डेवलप्स ग्लोबल इन्वेजिव स्पीशीज़ डाटाबेस बिलोंग्स टू विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस, द IUCN। तो आप देखो यार, ये पता नहीं मैंने मतलब पहली बार में इसको ऐसे मेरे को कोई याद था, शायद मैंने फैक्चुअली पढ़ा था ये चीज़ नॉलेज वाइज, ये मेरा नॉलेज का क्वेश्चन था, मतलब ऐसे मैंने ये नहीं क्लेम करूँगा ब्रैक करने के लिए अपने आप को कि मैंने कहीं से मतलब ऐसा सोच लिया। देखो आप, मैंने कितना कन्विक्शन से क्रॉस मारा है इसमें, और इसमें भी वर्ल्ड वाइड देखो मैंने फंड में गोला मारा, इसका मतलब मैंने सोचा होगा कि भाई फंड है ये, तो ये क्यों ही ऐसी लिस्ट बनाएगा, डाटाबेस क्यों बनाएगा,
तो बस ये मैंने IUCN मारा, आगे बढ़ गया। मतलब ये मेरा बहुत थोड़ा नॉलेज से सबकॉन्शियस, इसलिए कहते हैं प्रीलिम्स में ना क्या होता है कि बहुत टाइम पहले कोई चीज़ आपने पढ़ी हो तो वो सही हो जाती है। अभी देखिए ये वाला क्वेश्चन क्लासिक है कि कभी कभार आपने ऐसे वाले क्वेश्चन में गलती भी कर दो तो भी सही हो जाता है आंसर। अब ये मैंने ना लोएन टेल्ड मकाक, मुझे पता था ये मकाक मतलब बंदर होते हैं, तो बंदर तो भाई सनसेट के टाइम पे रात को क्यों करेंगे, तो ये तो मैंने काट दिया था। मालावर सिवेट मुझे पता था बिल्ली होती है, कैट, तो हाँ ये है कि भाई ये करेगी रात को। मतलब क्वेश्चन ये है कि नॉक्टर्नल कौन है जो मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट है, रात को कौन एक्टिव है। तो अब सांबा डियर, अब पता नहीं मेरे को ये था कि भाई ये नाइट में एक्टिव नहीं होते, पता नहीं मैंने ऐसे गलत करके सोचा कि इसको गलत किया और मैंने ए मारा था। कोचिंग वाले सब बी बता रहे थे तो मुझे लगा ये मेरा गलत है, पर आंसर मेरा राइट आया, यूपीएससी ने ए माना। तो ये मेरा ना मतलब पता नहीं मैंने सांबा डियर को गलत क्यों माना, ऑल्दो मुझे पता, अभी इसका आंसर देखा जाए तो सब बता रहे हैं कि शाम के टाइम पे ना सांबा डियर इज़ एक्टिव ऑन शाम, मतलब ट्यूलाइट के टाइम पे, ये सनसेट के बाद नहीं एक्टिव। तो पता नहीं शायद ये मैंने कुछ गट से मारा होगा। तो आई वुड नॉट, मतलब मैं देखो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, जो चीज़ें मैंने सही कैसे करी है, नॉलेज से करी है या फिर गट से करी है या फिर गलती से करी है। आई वुड नॉट क्लेम कि भाई मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, कोई भी नहीं होता। मतलब मोस्टली आप देखोगे जो फिल्म्स निकालते हैं वो अपने गट्स पे खेलते हैं, और कुछ चीज़ों के उनका कुछ, मैं ये नहीं कहूँगा ये लक था, ये कहीं कहूँगा कि कुछ रिस्क टेकिंग भी थी और कुछ नॉलेज भी थी। जैसे मेरे को पता था कि बंदर है, ये पता था बिल्ली है। अब ये सांबा डियर मुझे लगा था कि रात में एक्टिव नहीं है, दिन में एक्टिव होता है, तो इस तरीके से मैंने किया था और ये मेरा आंसर था, ओनली 1 सही था मेरा। और मेरा स्कोर भी ऐसा डिसेंट था, मतलब इस पेपर में 89 स्कोर आया था मेरा इस प्रीलिम्स में 2023 में। तो फॉरेस्ट का कट ऑफ था 93, तो मेरा फॉरेस्ट के कट ऑफ से थोड़ा 4-5 मार्क्स कम था, अदरवाइज़ मेरा अच्छा स्कोर आया था इस पेपर में। तो मैं कहूँगा कि भाई अगर आपने अच्छे से किया है ना, मतलब नॉलेज आपकी जो बेसिक स्टैटिक अगर अच्छे से याद है तो मतलब आज आ सकता है आराम से। और आखिर के दिनों में यही कॉन्फिडेंस रखना है कि भाई जैसे जो भी हो, आई विल डू इट, आई विल स्कोर वेरी स्कोर मार्क्स, वेरी गुड मार्क्स। अब ये देखिए ये क्लासिक क्वेश्चन था, बाद में तो बहुत लोगों ने बोला कि भाई ऐसे कर लो, ऐसे सोच लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म में रेगल डांस। अब भाई रेगल डांस मतलब सच में कौन, तो उस टाइम पे देख के मुझे लगा भाई ये रेगल डांस कौन सा आ गया। फिर मैंने हिंदी में पढ़ा था, भाई हिंदी की फ़ोटो है नहीं मेरे पास स्कैन है, लेकिन ये क्वेश्चन रेगल डांस फॉर अदर्स ऑफ देयर किन मतलब फैमिली मेम्बर्स टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस टू ए सोर्स ऑफ देयर फूड। बटरफ्लाइज तो नहीं होंगे, एक रेगल डांस, बटरफ्लाई वैसे ही इतना कम होते हैं, तो मतलब रेगल डांस ऐसा कुछ डांस क्यों करेंगे। मुझे ड्रैगन फ्लाइज लगा क्योंकि बहुत इधर उधर बहुत ऐसे उड़ते हैं, बहुत हैं मतलब ड्रैगन फ्लाइज। हनी बीज एंड वैप्स, अब वैप्स तो मच्छर टाइप्स होते हैं, तो मुझे लगा था कि मैंने हनी बीज हटा दिया था, ड्रैगन फ्लाइज लगाया था, लेकिन इसका क्वेश्चन अच्छा था। ये हनी बीज करते हैं रेगल डांस, तो ये फैक्चुअली था, मतलब ये मैंने अटैम्प्ट किया था, रिस्क था थोड़ा, मेरा गलत हुआ था। अभी देखो ये क्लासिक जो मैंने आपको मेरे ऑब्जर्वेशंस बताए थे ना, तो ये देखो कंसिडर द, ये मैंने देखो फर्स्ट आइटरेशन मैंने मार्क भी नहीं किया, इतना टाइम मैंने कम से कम इसको 5 सेकंड में सही कर दिया होगा। सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, करेक्ट। सम मशरूम्स हैव साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज़, राइट। सम मशरूम्स हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़, राइट। सम मशरूम्स हैव बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज़, राइट। तो बस ऑल फोर बस आंसर सही। ये क्वेश्चन अच्छा था। इंडियन स्क्वायरल्स, भाई मेरे को लिटरली मतलब लास्ट दिन क्या हुआ था, इससे पिछले दिन ना मैं ना टेरेस में बैठ के पढ़ रहा था मॉर्निंग में, मैं रिवाइज़ करता हूँ तो टेरेस में या छत पे रिवाइज़ करता हूँ, तो मेरे को ना एक स्क्वायरल दिखी हुई थी, मतलब गिलहरी हिंदी में बोले तो मुझे ये पेपर देख के ना वो गिलहरी की याद आ गई कि वो गिलहरी को मैं उसका ऑब्ज़र्व क्यों नहीं किया मैंने। मतलब आप सोचो ऐसा दिमाग में चलता है पेपर के बीच में। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन स्क्वायरल्स। तो दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बरोज इन द ग्राउंड। अब देखो मैंने इसको कट किया, मतलब इसको सही किया, मैंने इसमें लिखा था ट्रीज़, दे स्टोर देयर फूड मटेरियल लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड, और मतलब मुझे लगा कि ग्राउंड पे करती होगी शायद, तो मैंने सही मान लिया था इसको। ये रेड में गलत हुआ है मेरा, मतलब मैंने इसको सही माना था इस स्टेटमेंट को, ऑल्दो ट्रीज़ लिखा है लेकिन मैंने ग्राउंड वाला चीज़ लिखी थी। दे स्टोर देयर फूड मटेरियल्स लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड, तो इसको भी मैंने सही माना था। दे आर ओमनिवोरस, एमनिवोरस मुझे पता था कि यार ओमनिवोरस मतलब ये कीड़े वीड़े भी खाती है, इसलिए ओमनिवोरस है। तो अब हाउ मनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, मैंने ना इसको ना ऑल 3 माना था। मुझे लगा कि ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, ग्राउंड पे बनाती होगी, पेड़ों पे नहीं बनाती होगी क्योंकि ग्राउंड पे दिखती है। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने आंसर बी है, यूपीएससी का मतलब ये ग्राउंड पे नहीं बनाती, ये ट्रीज़ पे बनाती है। तो ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। बट ऐसा क्वेश्चन देख के मतलब उस टाइम पे पेपर में तो भाई दिमाग में चलता है गिलहरी वगैरह, मतलब वो आप स्पेसिस को याद कर लेते हो थोड़ा, मतलब एक्सपेक्ट दोज फीलिंग्स एंड इमोशंस इन ड्यूरिंग देयर पेपर एग्जाम टाइम। इंटरेस्टिंग है ये, मतलब ऐसे थोड़ा ना इसको कहते हैं जनरल अवेयरनेस। सच में यूपीएससी सच में जनरल अवेयरनेस पूछ रहा था कि भाई स्क्विरल्स जो हम रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, क्या वो वाले स्क्विरल्स का याद कर सकते हो आप। सोचो कितना अच्छा क्वेश्चन था।
Classic question: some microorganism can grow in environment with temperature along with boiling point of water. Correct. Some microorganism can grow in environment with temperature below the freezing point of water. Correct. Some microorganism can grow in highly acidic environment in pH below 3. अब कोई भी स्टेट में इतना दिमाग नहीं लगाता, तीनों में सम है, सम करो, ऑल करो, आगे बढ़ो, टाइम नहीं है इतना। ये देखो, ये फर्स्ट साइट्रेशन में सही किया क्योंकि मेरा ऑप्शनल में हम पढ़ते हैं प्राइमेट्स वगैरह एंथ्रो में, तो ओरांगुटान मेरे को पता था हाँ भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ए टूल, मतलब एक टूल से बना के इसकी वीडियोस भी देखी है मैंने, कीड़ों को निकालता है और लॉग ऑफ ट्रीज़ में छेद से। ओरांगुटान आंसर है इसका। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मतलब जिनको आता है उनके लिए बहुत सिंपल था, जिनको नहीं आता उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था। बट हाँ, ये सब स्पीशीज़ का ना एक फ़ोटोज़ देख लो आप, ये सब PYQs देख के ना आखिरी में फ़ोटोज़ देख के जाना। आपको सच में बता रहा हूँ, अगर वीडियो वगैरह देख लोगे ना, आपके एनिमल बिहेवियर वाले जो क्वेश्चन होते हैं बहुत सही से सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, तो इसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग एरोजोल्स, फॉर्म एजेंट्स, फायर retardants and duplicants in which how many of the following the HFCs are used। तो मैंने इसको 2 मारा था, आंसर इसका UPSC के हिसाब से C है। मेरा गलत था, इसमें मैं कुछ कमेंट भी नहीं करूँगा, नॉलेज गैप था शायद या फिर क्या था, क्योंकि ऐसे क्लोज आ गया स्टेटमेंट। एरोजोल्स में होता है, फॉर्म एजेंट्स में होता है, फायर रिटार्डेंट्स में शायद नहीं होता, या फायर रिटार्डेंट्स में होता है, लुब्रिकेंट्स में नहीं होता, तो आंसर इसका C है। ये देखिए, ये अच्छा था, झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक, तो ये सही स्टेटमेंट है। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, ये गलत स्टेटमेंट है। मेंडरिंग ऑफ गंधक रिवर फॉर्म कन्वर लेक, ये भी गलत है, तो आंसर इसका ओनली 1 है। मैंने इसको भी सही मान लिया था, तो मैंने B मारा था, पर आंसर इज A। खैर ना, ये ऐसे वर्ड्स ना देख लिया करो, अगर डायरेक्टली फीड, मतलब ये ना एक तरह से एक्स्ट्रा कुछ ऐसा वर्ड जोड़ा है, तो इससे ना ये गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मतलब ये मैं सोच सकता था कि इट कैन बी रॉन्ग, बट ठीक है। देन 92 क्या है? कामराजार पोर्ट, फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज ए कंपनी, ये सही था। देन मुंद्रा पोर्ट लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया, तो ये भी सही है। देन विशाखापट्टनम लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, मेरे को पता था JNPT, मतलब जवाहरलाल नेहरू ऐसा लिखा है मैंने, ऑल्दो समझ में नहीं आ रहा होगा, पर मेरे को समझ में आ रहा था, तो मैंने ओनली 1 मारा था, पर आंसर UPSC का B है। ये एक्चुअली में सही है, लेकिन मैंने ना इसको कांडला मार के पता नहीं गलत कर दिया था, देखो। इसके बाद यहाँ पे मेरा मतलब इस पेज में मेरे बहुत गलत हो गए, ये वाला गलत हो गया, 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 तो ये छोड़ सकता था मैं। तो ऐसे है, अगर आप ना मतलब एक्यूरेसी पे ध्यान दोगे ना, अगर आपको भाई सही में अगर आपको देखा जाए तो मतलब इसमें मेरे को लगता है एक्यूरेसी इंप्रूव कर सकता था मैं, क्योंकि यहाँ पे इस पेज में मेरे बहुत गलत हुए थे। हिंडसाइट बायस से मैं ये सोच सकता हूँ कि भाई एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है, तो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्लू नहीं है ना, वो छोड़ सकते हो। तो यही है कि जैसे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले लिया था मैंने, ये वाला छोड़ सकता था मैं, ये वाला तो करना था। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन आता है 93 में। देखो 3 तरह के पेड़ हैं, जैक फ्रूट, ये देखो मैंने ना लिखा है केरला, क्यों? मुझे मेरा एक दोस्त था, वो ना केरला से था, तो वो जैक फ्रूट बहुत तारीफ़ करता था। इसमें क्वेश्चन है कि डेसिडियस ट्रीज़ कौन कौन से हैं, तो देखो डेसिडियस ट्रीज़ मतलब जो MP में, मध्य प्रदेश में पाए जाते होंगे उस एरियाज़ में, तो टीक और महुआ तो है मध्य प्रदेश वाला, लेकिन जैक फ्रूट एक्चुअली क्या है, केरला का है, लेकिन पता नहीं, मैंने हिंदी में देखो कटहल लिखा है, करेला मतलब कटहल, तो ये मुझे पता था कि केरला से आता है क्योंकि मेरे दोस्त केरला से आते थे, लेकिन फिर मैंने ओवर थिंकिंग करी इसमें, मैंने सोचा यार MP के मतलब सब्जी मंडी में भी मिलता ही है, मतलब बहुत ऐसे प्रैक्टिकल चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, बट मैंने ओवर थिंक करके आई विल एक्सेप्ट माई रॉन्ग थिंकिंग दैट मैंने इसको माना कि भाई ये होगा जैक फ्रूट, तो ऑल 3 माना था, जबकि आंसर इसका ओनली 2 है। तो ये वाला क्वेश्चन सही हो सकता था, कई मतलब मिस्टेक्स करी है मैंने, वरना फॉरेस्ट कट ऑफ भी निकल जाता। और हाँ, मतलब ऐसा पेपर इतना बहुत टफ नहीं था, तो अगर आप इन स्पीशीज़ को, इनके बारे में थोड़ा अच्छे से और पढ़ोगे तो काफ़ी चांसेस है कि आप PYQ देख के ही, अगर आखिर के दिनों में PYQ देखते रहो, तो उसके रिसर्च करते रहो, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा स्कोर में। देन ये वाला क्वेश्चन आंसर UPSC ने A माना है, इंडिया हैज़ मोर एरेबल एरिया देन चाइना, ये सही है। प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया इज़ मोर इन इंडिया एज़ कम्पेयर टू चाइना, ये रॉन्ग है। एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज़ हायर देन इन चाइना, तो इसका आंसर A है, मतलब एक ही सही है, A फर्स्ट स्टेटमेंट, बाकी गलत है, ये मेरा गलत हुआ था। इसके बाद ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बोलूँगा मैं, अगर आप इसकी हिंदी देखोगे ना, हिंदी में इसका आंसर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड। भितरकनिका
मैंने ये तो हटा ही दिए थे, भितरकनिका में कन्फ्यूज़ था और रन ऑफ कच्छ में। अब देखो हिंदी, देखो ऐसे में हिंदी देख लेना चाहिए, कच्छ भूमि, कच्छ, तो आंसर इसका डी है। मतलब थोड़ा अगर मैं हिंदी देख लेता, थोड़ा और सोच लेता तो सही हो जाता। Ilmenite and rutile abundantly available in certain coastal tracts of India are the sources of which one of the following? तो इसमें एल्यूमिनियम, टाइटेनियम। अब देखो इसमें एल्यूमिनियम तो बॉक्साइट से मिलता है, तो सोचना चाहिए था कि टाइटेनियम होगा। कॉपर आयरन तो बहुत कॉमन है, तो ये मेरा मिस्टेक था, बट ठीक है। अबाउट 3/4 ऑफ कोबाल्ट कोबाल्ट, ये वाला क्वेश्चन छोड़ सकता मैं, ये वाला और ये वाला। एक्यूरेसी अगर छोड़ देता तो फिर मतलब कुछ एक्यूरेसी अगर इंप्रूव करनी है तो कुछ क्वेश्चन आप लीव भी कर सकते हो। ये भी गलत हो गया था मेरा, इसका आंसर सी है, ए मार दिया था। देन ये मेरा सही था क्योंकि अफ्रीका में मैंने ऐसे मैप वैपिंग करी थी, तो मुझे ऐसा पता था कहाँ पर DRC इस तरफ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन, आंसर इसका ए है, मैंने सही किया था। फिर अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री हिल्स रेंजेस, ए। देन बिलीगिरी रंगन हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज एंड शेषाचलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द साउथर्न। मैंने पूरा मैप बना के ऐसे सोचा था, मतलब सारे ही गलत कर दिए थे स्टेटमेंट, तो नन आंसर इसका। मतलब आप इसको ऐसे सोचोगे भी ना वीडियो को पॉज करके, तो आपको लगेगा ये तीनों ही फैक्चुअली गलत है। मैंने मैप बना के देखा था कि भाई विंध्या और सह्याद्री, विंध्या तो यहाँ पर है और सह्याद्री तो इधर कहीं है, तो इसका कॉन्फ्लुएंस में अमरकंटक हो ही नहीं सकता, अमरकंटक इधर की तरफ है। बिलीगिरी हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न पार्ट ऑफ सतपुरा, सतपुरा का बिलीगिरी रेंज तो है ही नहीं। फिर शेषाचलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ये भी गलत है, तो आंसर डी है। ये नॉलेज वाइज ही सही हुआ था मेरा। विद रेफरेंस टू इंडियाज़ प्रोजेक्ट ऑन कनेक्टिविटी, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ एंड सूरत, तो ये तो गलत माना था। ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट्स मोरे इन मणिपुर एंड चियांग माई इन थाईलैंड वाया म्यांमार, ये सही माना था मैंने। और बांग्लादेश, ये वाला जो स्टेटमेंट है गलत माना था, तो इसका आंसर वैसे नन है। तो ये वाले सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, मतलब पता नहीं मेरे को इसमें कन्फ्यूज़न कर दिया था इन्होंने, मोरे मणिपुर नहीं है, मतलब चियांग माई गलत है, मोरे तो सही था, ऐसा कुछ था, तो ये मैंने गलत किया था। मेरे को ये कन्फ्यूज़न थी, या तो ओनली वन है या फिर डी है, देखो मैंने ऐसे लिखा है, बट वही मैंने फिर आखिरी में इसको ए मान लिया, जबकि आंसर डी था। तो अगर इस पेपर का पूरा एनालिसिस करूँ ना, मैं समरी करूँ, तो नॉलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई वुड नॉट से कि भाई पूरा ही क्वेश्चन पेपर, जैसे मैंने देखो तीन लेफ़्ट किए थे, एक ड्रॉप हो गया था क्वेश्चन, 58 सही थे, 38 गलत थे मेरे, और मैंने कितने अटैम्प्ट किए थे, 98। तो अगर आपने देखा तो एक्यूरेसी अगर बढ़ा दी आपने, और अच्छी नॉलेज मतलब PYQ बेस पे अच्छा आपने किया है ना, तो आपका मार्क्स अच्छे बढ़ेंगे। तो PYQ अच्छे से देखते रहो और नॉलेज पे रिलाई करो, और जो बेसिक चीज़ें मैंने बताई हैं वो आप करते रहो, तो आपको मार्क्स अच्छे आएंगे। एंड तो यही नोट पे मैं एंड करूँगा इस वीडियो को। एंड थैंक यू फॉर मतलब इतना सब इस वीडियो को लाइक करने के लिए, इस वीडियो सीरीज़ को। एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर दिस जर्नी। तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।